ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यूनिट फर्स्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सीए फाउंडेशन का पेपर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर का यूनिट फर्स्ट है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों के बीच में। तो सबसे पहले आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक जो मर्केंटाइल लॉ होता है, ठीक है, उस या कॉमर्शियल लॉ कह सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा मजबूत या इम्पोर्टेंट लॉ के रूप में जाना जाता है। इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मजबूत लॉ क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि हमारे और आपके बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर इसमें किसी भी तरह की कहीं पर भी कुछ कमियां या गुंजाइश निकली तो हो सकता है कि हमारे और आपके बीच में बहुत ज़्यादा बड़े डिस्प्यूट्स हो जाएं। तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा, मर्केंटाइल लॉ या कॉमर्शियल लॉ को बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक फोकस के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के रूप में इसको बनाया गया है। और इसी को यहाँ पर हम लोग हर तरह से, ये जो लॉ होता है ये इंडस्ट्रीज़ के रूप में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है, ये सोसाइटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये हर तरह पे, हर जगह पर इफेक्ट करता है। वो चाहे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो या किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, कहीं पर किसी भी चीज़ की बात की जा रही हो, वो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा इसको वैल्यूएबल माना जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी सिविलाइजेशन या कह सकते हैं कोई एक ऐसे सिविलाइज्ड कंट्री या वर्ल्ड जहाँ पर यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पीछे रीज़न यही है कि हर चीज़ में एक कह सकते हैं क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी इसलिए क्योंकि हम किसी ऐसी चीज़ में भी डिस्प्यूट में ना पड़ें जो कि आगे चल के वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो। इसलिए ये कहा गया है कि एक सिविलाइज्ड कंट्री में या एक दो अच्छे लोगों के बीच में जिनके मन में कुछ ऐसी गलत चीज़ें नहीं चल रही हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी 72 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे बनाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ हिस्ट्री बता देते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था। जैसा कि आप लोगों को आपकी बुक में भी ये जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये 1872 में 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो था वो सभी प्रकार के लॉ को डिफाइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि हमें लगा कि हमें शादी के ऊपर बनाना है तो सिर्फ शादी के ऊपर। शादी के ऊपर क्या है कि बीवी छोड़ के भाग गई तो हमें उसे कुछ देना ना पड़े। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने हुए हैं, बल्कि यहाँ पर हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया। सिर्फ शादी ही एक समस्या नहीं है आज के जीवन में। जिसको देखो वो क्या है, शादी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मान रहा है। हालांकि जिसकी शादी हो चुकी है उसको पता होगा, भाई मेरी तो हुई नहीं इसलिए हम अभी कुछ नहीं जानते, लेकिन जिसकी हो गई उसको पता होगा कि शादी भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शादी को ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बहुत से और चीज़ों को, और चीज़ों के क्या, बल्कि जितनी भी चीज़ें आप मार्केट में देखते हैं, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ऐसी है जो लॉ के अंदर आनी चाहिए, उन सभी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बना हुआ है। और उसके बाद इसको पूरे देश में लागू भी किया गया। ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और है, वहाँ पर कुछ और है, वहाँ पर कुछ और है। ये हर जगह पर एक ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट को पूरे देश में लागू किया गया है। इसके अंदर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन 1 to 75 के रूप में जाना जाता है और दूसरा जो है 124 से 238 के रूप में जाना जाता है। जो फर्स्ट पार्ट का एक्ट है
इसके अंदर 1 से 75 के अंदर सारी चीज़ों को देखा जाता है, और नीचे वाले को, सेकंड वाले को 124 से 238, सेकंड वाले को 124 से 238। अब यहाँ पर ये बड़ी आप लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन होगी कि ये दोनों अलग अलग इसको क्यों बनाया गया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो 1 से 175 के बीच में जो एक्ट है, इसमें सारी चीज़ें ऐसी डील की गई हैं जो जर्नल हैं, जो बहुत बड़े इश्यूज नहीं हैं, एक नॉर्मल इश्यूज के रूप में जाने जाते हैं, जिनको बहुत आसानी से समझाया या सॉल्व किया जा सकता है, जो जर्नल प्रिंसिपल लॉ के अंदर आते हैं। कि मतलब एक जैसे ये है कि हमने आपसे कुछ कहा परचेस करने के लिए, आपने नहीं परचेस किया, तो ये एक जर्नल लॉ हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे से इश्यूज रहते हैं जो बिजनेस के अंदर रहते हैं, और भी बहुत सी जगह पे रहते हैं, उनको सॉल्व आउट करने के लिए ये इसके अंदर सारे एक्ट तैयार किए गए हैं। अब सेकंड जो एक्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर उन चीज़ों को लिया गया है जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर की जाती हैं, या बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि लार्जर देन होती हैं, लार्जर होती हैं। जैसे कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई इश्यूज हैं, ठीक है, इनको हम लोग इसमें देखते हैं। इसके अलावा इंडेमनिटी की बात आती है, गारंटी की बात आती है, बेलमेंट की बात आती है, प्लेज की है, एजेंसीज की है। जब इस तरह के बड़े बड़े इश्यूज की बात आती है, तो इनके लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जो 124 से 238 के बीच में इन सभी तरह के इश्यूज को इसमें दिखाया जाता है। इसको जो फर्स्ट वाले को, इसको हम लोग जनरल प्रिंसिपल लॉ के रूप में जानते हैं, और जो सेकंड वाला है वो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जानते हैं। इसको जनरल प्रिंसिपल, और ये है स्पेशल। जनरल प्रिंसिपल और स्पेशल के बीच में हमने आपको चीज़ें क्लियर कर दी कि जनरल प्रिंसिपल क्या, एक नॉर्मल से चलते फिरते जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, जो बहुत बड़े इश्यूज को लेकर नहीं है, बस छोटी छोटी सी बातों पर एक इश्यूज चल रहे हैं, डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए 1 से 175 और 124 से 238। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात आ गई, चलिए ऐसे ही आप लोगों से थोड़ा सा एक चुटकुला छोड़ देते हैं। यहाँ पर 175 से 1 से 175 क्या इसके अंदर शादी के इश्यूज आएंगे, या 124 से अंदर 230? ये बड़ा इशू है शादी का कॉन्ट्रैक्ट, या छोटा इशू है? भाई ये आप लोगों के ऊपर है, आपके विचारों के ऊपर है। आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताइए। भाई देखिए यहाँ पर क्या है, 1 से 175, किसी के लिए यह बहुत बड़ा इशू हो सकता है, किसी के लिए ये बहुत छोटा इशू भी हो सकता है। कुछ लोग इसको जनरल में देख सकते हैं, कुछ लोग स्पेशल में देख सकते हैं। खैर चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए हमने देखा, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए, ये रूल्स बना दिए गए, इसमें एक्ट बना दिए गए, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ये एक्चुअली एक्ट बनाए क्यों जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बनाए क्यों जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि हम एक बिहेवियर जो होता है लाइफ में उसको मेंटेन करके रखें। वो बिजनेस में क्या ड्यूटीज़ हैं वो भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, और हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लॉज बने हैं और उसके ऊपर हमारा एक्शन हो सकता है। वो बिजनेस से रिलेटेड ड्यूटीज़ हो सकती हैं कि हमें बिजनेस को किस तरह से डीलिंग करनी चाहिए। ये लॉ जो होते हैं वो आपके प्रोडक्शन को नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया कि ये कभी भी आपके जो कह सकते हैं कि आपकी जो इश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये लॉ बनाए किस लिए जाते हैं, जिससे कि आपको एक चार्ट मिल जाए, एक प्रिंसिपल्स आपको दे दिए जाते हैं कि इसके लिए ये प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, इसके लिए ये प्रिंसिपल लागू होते हैं, इसके लिए ये प्रिंसिपल लागू होते हैं।
अब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर बना रहे हैं, कोई डीलिंग कर रहे हैं, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, उन प्रिंसिपल्स के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर प्रिंसिपल्स के अंदर आ रहे हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि हमको उस गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। बेसिकली हमें ये बताने के लिए है कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो चाहे गारंटी को हो, प्लेज को हो, इंडेमनिटी के हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, इसमें हमें कुछ सर्कमस्टांसेस बता दिए गए हैं जिसके अंदर हमें ये काम करने होते हैं। चाहे आप किसी भी तरह के काम कर रहे हो, चाहे आप गारंटी से रिलेटेड हो, प्लेस से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हो, आपको जो सर्कमस्टांसेस बना दिए गए हैं, जो बता दिए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना लाजमी है। आपको हर हाल में उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई कि ये जो चीज़ें हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, किस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लॉ बनाया गया है, किस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्यों बनाए जाते हैं, बनाने के पीछे रीज़न क्या है, वो भी आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक चीज़ कभी मत भूलिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। दो से कम आदमियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम चाहें सिर्फ अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट करना तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में ही बनाया गया है। किसी भी तरह के चेंजेस के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस भी बना दिए गए हैं, हमें उसी पर निर्भर रहना चाहिए। हम जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मान लीजिए कि हम ए और बी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों ने किया, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया, चाहे कुछ सेल करने के लिए, कुछ लीज के लिए, कुछ किसी भी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो किया है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच से बना है उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल और सर्कमस्टांसेस या गवर्नमेंट ने तय कर रखे हैं, हमको उनके अकॉर्डिंग ही इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अभी तक जो चीज़ें हम लोग बता रहे थे कि ये क्या था कि एक इंट्रोडक्शन था कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से फॉलो किया जाता है, किस तरह से समझना चाहिए, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ, डेफिनेशन के साथ, हर चीज़ में आ गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दे दी गई। अब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि हमारे आपके बीच में जो डीलिंग हो गई वो एक नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H के अंडर में डिफाइन किया गया है। किसके अंडर में? सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को किसके अंदर डिफाइन किया गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 2H के अंदर, सेक्शन 2H के अंदर डिफाइन किया गया। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब क्या का बताया गया कि एक एग्रीमेंट जो भी होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा कि हम एन एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को दो फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, एक इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट की। अब हमने मान लीजिए कि ये हमारे सेक्शन 2H के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हमने क्या बताया कि एक एग्रीमेंट होता है, एक इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो जो एग्रीमेंट है वो सेक्शन 2E, ठीक है, 2E के अंदर क्या आता है कि हर एक प्रॉमिस और जो ये सेट ऑफ प्रॉमिस कंसीडर्ड फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए विचार करने के लिए। किस तरह से? भाई हमने एक प्रॉमिस किया आपसे कि हम आपको ये देंगे और आपने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, हम उसको लेंगे। तो एक दूसरे के बीच में जो विचारों का या प्रॉमिसेस का जो लेन देन है वो भी एग्रीमेंट के अंदर
आता है, ठीक है, इसको एक एग्रीमेंट के अंदर आता है। और वो किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 2E के अंदर। अब यहाँ पर आपको अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ट्विन टावर्स को गिरते हुए। ट्विन टावर्स के गिरने के पीछे क्या रीजंस थे? सबसे पहला जो बड़ा रीज़न यहाँ पर ट्विन टावर्स के गिरने का था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो वहाँ के रेजिडेंशियल लोग थे जिन्होंने परचेज किया था, और जो बिजनेस ओनर थे, जो सुपरटेक कंपनी थी, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था इतने फ्लोर्स का, इतने माले का, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे वो उसी के अकॉर्डिंग किए गए थे। जो वहाँ के जो सिविलियंस हैं न, जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था, जो इन्वेस्टर्स थे, उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट था, या जो परचेज कर रहने वाले थे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये डिटेल्स वो सारी वो एग्रीमेंट के अंदर थे कि आपको फ्लैट्स के सामने ग्रीनिश एरिया मिलेगा, इतने फ्लोर के फ्लैट्स होंगे, हर फ्लोर में इतने स्टोरीज होंगी, इतने ब्लॉक होंगे, इतने BHK के रूम होंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट में था। लेकिन हुआ क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में कई बार बदलाव हुए। फर्स्ट टाइम बदलाव हुआ, सेकेंड टाइम बदलाव हुआ, थर्ड टाइम बदलाव हुआ। तो कई बार बदलाव होने में उसमें कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। और चेंजेस आए तो यहाँ पर चेंजेस आने के पीछे रीज़न क्या था कि जो इन्वेस्टर्स थे या जो परचेज जो बायर्स थे, जो उसमें अपना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको जो चीज़ें बताई गई थी वो नहीं मिली। तो उस पर उन्होंने ये क्या किया कि जो एग्रीमेंट था दो लोगों के बीच में, वो एग्रीमेंट की सहमति के अगेंस्ट जो सुपरटेक है उसने काम किया, जिसकी वजह से वहाँ पर लॉ को इन्फोर्सफुली, जिसको कहा गया है, जो अभी हम आगे बताएंगे, इन्फोर्सेबल लॉ, ठीक है, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक्शन हुआ। और एक्शन होने के बाद क्या हुआ कि उस बिल्डिंग को अभी डिमोलाइज कर दिया गया है। अभी आपने 28 अगस्त संडे को देखा होगा आप लोगों ने भी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को वहाँ पर डिमोलाइज किया गया है। उसके पीछे जो रीज़न था वो यही था कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी फेरबदल किए, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इसको डिमोलाइज करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एग्रीमेंट को लेकर चलने वाली होती हैं। जैसा कि यहाँ पर सेक्शन 2A में बता दिया गया कि एग्रीमेंट दो लोगों के बीच का प्रॉमिस है। सेक्शन B में ये बता दिया गया कि प्रॉमिस जो है यहाँ पर ये बताना की कोशिश की गई है कि हर जब कोई प्रॉमिस कर रहा है तो उसके प्रॉमिस करने का तरीका समझ में आना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे कि हम और आप एक दूसरे के बीच में प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में प्रॉमिस की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। हमको ये समझ में आना चाहिए कि वो आप वाकई में सीरियसली आप प्रॉमिस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मजाक में कर रहे हैं, और आप भी जो हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो आपके भी माइंडसेट में वो चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बता ऐसा ना हो कि हम आए, हमने कुछ भी हवा में प्रॉमिस कर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में जब आप एक्सेप्ट करने के बाद उस प्रॉमिस को आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉमिस हुआ, क्या एक्सेप्टेंस हुआ। तो इस तरह के इसको एग्रीमेंट में कहीं पर कोई वो जगह नहीं मिलती है। आपका माइंडसेट बिल्कुल उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपको प्रॉमिस करने वाला प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ तक ये दो सेक्शन समझ में आए। एक सेक्शन में एग्रीमेंट को प्रॉमिस की बात की गई, दूसरे में ये बताया गया है कि जो प्रॉमिस है वो एक्चुअल में प्रॉमिस होने चाहिए, इस पर्पज से कि हमें परचेज या सेल या कुछ भी लेन देन करना है वो एक्चुअल प्रॉमिस में होना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोगों ने जो यहाँ पर प्रोमिसेस देखे हैं, ठीक है, जो हमने बताया है आपको सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ई के अंदर कौन सी चीज़ आती है और सेक्शन 2B के अंदर क्या आता है। अब उनके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम लोग आपको क्लियर करना चाहेंगे। जैसे कि सबसे नंबर 1 चीज़ है कि व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, ठीक है। सेकेंड क्या है, सिग्निफाइड असेंट ऑन दैट प्रपोजल विच इज़ मेड टू him, the proposal become accepted proposal become promise। बात समझ में आएगी, ये चारों पॉइंट समझ में आ गए। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही, उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही इन पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की गई। बताया ये गया है कि जो एक एग्रीमेंट होता है,
वो इक्वल होता है ऑफर। ठीक है, ऑफर के अलावा प्रपोजल हो सकता है आपका, इसके अलावा यहाँ पर एक्सेप्टेंस। इन तीन चीज़ों को यहाँ पर किया गया है कि एक एग्रीमेंट तब उसको कंप्लीट माना जाएगा, कंफर्म माना जाएगा तब जब ऑफर या प्रपोजल किसी को दिया गया है और उसने उसको एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आप खाली अपनी तरफ से कह दो कि ऐसा है भाई ये कार हम आपको बेच रहे हैं, हमने परचेस करना है नहीं करना है इसका कुछ नहीं है। मतलब आए आप वहाँ से आए, घर से आए, बैग उठाए और जाके कोचिंग में बैठ गए, ना पूछना या ना जांचना ना कुछ करना, ना ये या सिर्फ ये कह देना कि सर हम बैठ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाना है और हमने उसको एक्सेप्ट किया नहीं किया इससे आपको कोई मतलब नहीं, तो ये एग्रीमेंट नहीं होता है, ये ज़बरदस्ती होती है। समझ में आई बात? तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, पढ़ाई करना है अच्छे से और कायदे से और चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर चलना। ये नहीं कि भाई एग्रीमेंट किया हो गया, कुछ भी एग्रीमेंट नहीं होता है। एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट करने वाला एक प्रॉमिस करे और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे, सामने वाले को जो प्रपोजल या ऑफर दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है, तभी वो एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमने जो एग्रीमेंट बताया था, कहा था कि ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट है जो दो लोगों के बीच में आपसी सहमति से हो सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट था, इनफोर्सबिलिटी बाय लॉ, जो ये सेकंड पॉइंट था, इसको देखते हैं कि ये अब इनफोर्सेबल बाय लॉ की बात अगर करें तो एक एग्रीमेंट जो होता है उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जब लीगल ऑब्लिगेशन उसके साथ जुड़ जाते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस उसके साथ कब जुड़ते हैं? जब एक कॉन्ट्रैक्ट को एक एक्सेप्टेड प्रपोजल में या एग्रीमेंट के रूप में माना जाता है और उसके साथ कोई लॉ जुड़ जाता है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि एक एग्रीमेंट उस वक्त वो एग्रीमेंट हो जाता है जब सामने वाला प्रपोजल दे रहा है और सामने वाले को प्रपोजल दिया जा रहा है और उस प्रपोजल को या ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट उस समय कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि जो एग्रीमेंट तैयार हो चुका है और उसके अंदर कुछ ऐसे लॉस जो कि होने चाहिए या होते हैं, ठीक है, उसको अगर जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग होती नॉर्मली एक एग्रीमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन उसके अंदर लॉ आता है। लॉ कब आता है वो हम आपको बता देते हैं। एक एग्जांपल शादी का ही लेके चलते हैं। अभी आपकी शादी की बात ही चल रही थी तो शादी का हम लोग लेके चलते हैं। शादी में भी क्या होता है कि हम लोग उठे चले गए, पहुँचे, क्या है भैया, हाँ ये लड़की है, पसंद आ गई। लड़की वाला ने कहा लड़का हमें पसंद नहीं है, चले आए मुँह लटका के। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। फिर क्या दूसरे यहाँ देखने लड़की को देखने के, भाई हाँ ये लड़की आई है, लड़की पसंद हो गई। लड़कियों वालों ने भी, लड़की ने भी आपको पसंद कर लिया। ये क्या हो गया, ये एक्सेप्टेबल हो गया। यहाँ पर क्या है, एक एग्रीमेंट हो गया। बात समझ में आई? अब यहाँ पर अभी देखिए कोई लॉस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। यहाँ बहुत सीधी सी बात की गई कि हम शादी के लिए किसी लड़की को देखने गए, लड़की वालों ने मना कर दिया तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं, यानी कि एग्रीमेंट नहीं है। और अगर सामने वाले ने ये पसंद कर लिया और लड़की वालों ने भी पसंद कर लिया और मेरे बीच में भी ये पसंदी हो गई तो ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट हो गया। यहाँ पर अभी लॉ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट ये कंप्लीट हो गया, अब शादी हो गई, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। लॉ कब तक नहीं आएगा, जब तक शादी अच्छे से चलेगी। और उसके बाद जैसे ही शादी में कुछ डिस्प्यूट्स आने लगेंगे, आपसी सहमतियों में आपसी मतभेद पैदा होने लगेंगे, तो वहाँ पर लॉ इनफोर्सफुली आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, बहुत सी चीज़ें आएंगी। आप एग्रीमेंट जो आपने शादी में किया था वो एग्रीमेंट पूरा हुआ है, उस एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दायरे में नहीं आती हैं लॉ के, कुछ ऐसी आती हैं जो दायरे में आती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है 18 साल से ऊपर था, पहले ये देखा जाएगा, ये फोर्सफुली लॉ हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद तलाक जो हो रही है वो आप लोग आपसी सहमति से नहीं बल्कि कोर्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपसी सहमति से अगर आप ले भी रहे हैं तो भी आपको एग्रीमेंट वहाँ से कराना पड़ता है, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर बनाना पड़ता है। उसके भी लॉज होते हैं, हर रिलीजन के अलग अलग लॉज होते हैं, लेकिन उसको फॉलो करके ही वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, तब कहीं पर जाके डाइवोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ शादी के लिए लड़की लड़के को देखने का एग्रीमेंट हो गया, शादी टूटने के पास टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा लॉस को झेलना पड़ता है, कानूनों को देखना पड़ता है और उनको बाद कहीं वो उस चीज़ से हम बाहर निकल पाते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई कि यहाँ पर फोर्सफुली हमें लॉ को यूज़ करना पड़ा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। उम्मीद है कि ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा इस चीज़ के ऊपर इशारा करता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होते क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इससे पहले सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है कि जो दो लोग हैं या दो पार्टीज हैं, ठीक है, उनके बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सॉरी, जैसे कि आपको इससे पहले एक सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई, उनको हम आप लोगों को सामने रख देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू पार्टीज। टू पार्टीज यहाँ पे क्यों लिखी गई, यहाँ पर बहुत सीधी सी बात, इसमें दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक पर्सन अपनी सामान को बेचने वाला होना चाहिए या एक परचेस करने वाला होना चाहिए, एक सेल करने वाला होना चाहिए। जब दो लोगों के बीच में आपसी सहमति से कुछ लेन देन होता है तभी ये एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाएगा, ठीक है। कि पार्टी मस्ट बी इंटेंड टू लीगल रिलेशनशिप। जैसे एक एग्जांपल बताया गया कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को किया गया कोई प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है, इसके लिए किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आप ये समझ में आ रही कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइफ या हस्बैंड के बीच में लिया जा रहा है जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ रहा। अब प्रॉमिसेस यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। अब लीगल प्रॉमिस या इलीगल प्रॉमिस की बात, एक जर्नल प्रॉमिस की बात की जा रही, जैसे कि कोई अब्रॉड में उनके हस्बैंड बैठे हों, वहाँ से वो हर महीने 10,000 या 20,000 रुपये का उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम भेजेंगे, लेकिन वो अमाउंट नहीं भेज पाए अपनी वाइफ को, तो यहाँ पर इसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। कम ज़्यादा होता है, ये लाइफ के पार्ट अलग हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट बताया गया है कि अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंपाइल्ड विद सर्टेन केसेस। हम यहाँ पर इसको क्यों बताया गया, इसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट आप लोग रिटर्न और बोल कर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो उस समय आपने जो बोला था उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। उस समय आपको रिटर्न में होना ज़रूरी या कोई विटनेस होना चाहिए कि हाँ इसने मेरे सामने ये बोला है, तभी वो एक्सेप्ट होगा, वरना उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी लीगल या कोई भी प्रॉमिस या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है। अब एक बहुत ज़्यादा जैसे कि दिया गया है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कभी भी आप ओरली उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो मान्य नहीं होगा, वो हमेशा रिटर्न में ही होता है। तो इस तरह से भी यहाँ पर समझने की कोशिश करना चाहिए कि कोई भी जो प्रॉमिसेस होती हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कभी भी बोल कर नहीं किए जाने चाहिए या लिख कर या रिटर्न में किए जाने चाहिए। रिटर्न में नहीं करेंगे तो फिर उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तीसरे पॉइंट के बाद जो चौथा पॉइंट है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब चौथे पॉइंट में क्या बताया गया है, यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर की गई है कि एग्रीमेंट सर्टेनिटी होनी चाहिए। एग्रीमेंट में सर्टेनिटी किस तरह से होनी चाहिए, मान लीजिए जैसे कि ए और बी एक ज़मीन की को इनडेफिनेट टाइम के लिए या कह सकते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि लीगल नहीं है, क्योंकि इसमें उसने कुछ चीज़ें क्या कही कि हम तुम्हें हमेशा के लिए या अनंत टाइम के लिए ज़मीन को दे देते हैं। कैसे देते हैं, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस उसने ऐसे ही बोल दिया। तो ये एग्रीमेंट किसी तरह का नहीं है, इसमें कोई लीगल
क्योंकि उसने ये चीज़ क्लियर नहीं की कि ये लीज पे दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कहा, बस कहा है कि हम इनडेफिनेट टाइम के लिए। अब उसका इनडेफिनेट टाइम कब आएगा वो कुछ पता नहीं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे वर्ड्स जो निकले हुए होते हैं उसमें कुछ मीनिंग नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई कोचिंग में आया, सर हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़नी है, लॉस पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ठीक है, लॉस पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना समझ में आता है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, क्या होता है इसमें कुछ मीनिंग क्लियर नहीं हो रही। मीनिंग क्या क्लियर होती कि सर हमें अकाउंट्स पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़नी या लॉस पढ़ने हैं या हमें रेशियोज पढ़ने हैं, मैथ्स पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, आपको वो चीज़ सामने नज़र आनी चाहिए, वो एक्सप्लेन करना चाहिए। तब हम आपको बताएंगे कि हाँ आपको इसके लिए इस टाइम पे पढ़ना है, इसको लिए इस टाइम पे देना, इसको इस टाइम पर पढ़ना है, तो वो चीज़ क्लियर होगी। आपको बस आना है कि सर ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इससे कोई मीनिंग क्लियर नहीं होती। तो हमेशा इस बात को नोटिस करके चलना चाहिए कि आप जो भी बोलें उसकी कोई मीनिंग निकल रही हो। मीनिंग निकल रही होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर माना जाता है। अब यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस बाय एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या बता दिया कि पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस बाय एग्रीमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि जो भी एग्रीमेंट होते हैं ऐसा होना चाहिए जो कि कैपेबल हो, ना कि मैजिकल। कैपेबल और मैजिकल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब हमने क्या ऐसे आप लोगों से वादे कर लिए जो कि शायद वो आज की टाइम के लिए वो पॉसिबल नहीं। जैसे आप क्या है अभी सीए फाउंडेशन की तैयारी में हो, आपको अभी क्या है फर्स्ट पेपर अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है और हम क्या कहते हैं कि आप सीए फाउंडेशन कर लो और आपका सीए फाइनल आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना पढ़ने की ना कुछ, बस एक छड़ी घुमाई और सीए आप बन गए। तो ये एक मैजिकल एग्रीमेंट है, इससे कुछ नहीं होता है। ये सब फालतू की बातें होती हैं, लोगों को बहकाने या बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी आदमी बोल दे, लेकिन सामने वाले को वो चीज़ समझने की माइंडसेट ज़रूर होना चाहिए, उस चीज़ को पकड़ने की एक सोच ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ ये बात जो बोल रहा है वो बहुत सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, अच्छी बोल रहा है, बुरी बोल रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझने की वो होनी चाहिए। मैजिकल वर्ड्स पे कभी नहीं जाना चाहिए, रियलिटी पे लाइफ को देखना चाहिए, ग्राउंड जीरो पर बैठना चाहिए। हम कहाँ पर बैठे हैं उस चीज़ को जितने अच्छे से आप लोग समझेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अभी से आपने सीए फाउंडेशन की शुरुआत कर की है और अभी से आप कहते हैं कि हम सीए बन गए और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा तोप समझ लिया, तो यहाँ पर ये मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेक्शन ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताए गए हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं जो वैलिड होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑन एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। जैसा कि आप लोग ने सेक्शन 2E में ठीक है बताया गया है कि कोई भी प्रॉमिस उस समय तक प्रॉमिस नहीं हो सकती है जब तक उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। उसको 2B में बताया गया है कि एक्सेप्टेंस की क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। सेकेंड चीज़ बताया कि फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? जब दो लोग एक ही बात को करते हैं, एक जो करने वाला है और दूसरा जो समझने वाला है, ठीक है, वो एक ही चीज़ को समझ रहे होते हैं, तब तो वो एक एग्रीमेंट होता है, वरना वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तीसरी चीज़ कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 11 में ये बताया गया है कि हर पर्सन लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो कि इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आप समझने हैं। पहला है क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट।
दूसरा क्या है? फ्री कंसेंट। तीसरा क्या है? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो तीन चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। पहला हमने बता दिया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट। दूसरी चीज में हमने बता दिया फ्री कंसेंट। तीसरा हमने बता दिया कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो ये तीन चीज़ें हमने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 11 में बताया गया है कि हर पर्सन लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो कि इसके अंदर आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी का क्या मतलब है? तीन चीज़ें होनी चाहिए, याद रखिएगा। पहला क्या है? एज। एज की बात यहाँ पर क्यों गई? क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी ये देखा गया है कि एक छोटा बच्चा जो कि 18 साल से, जो गवर्नमेंट की एज है यहाँ पर अभी फ़िलहाल 21 है, जो कि आता है, उसके अंदर में क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो नहीं होना चाहिए, अंडर एज नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कहा गया है कि वो पूरी तरह से समझदार होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। आप शराबी, बीमार आदमी, हाफ माइंड, पागल, दीवाना, इस तरह के आशिक, मजनू, इस तरह के लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इलीगल है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते, क्योंकि इनकी समझ से चीज़ें अलग होती हैं। जो चीज़ जो आदमी समझ नहीं पा रहा तो वहाँ पर दो लोग शामिल नहीं, और जब दो लोग शामिल नहीं हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था कि दो पार्टीज़ का होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो लोग तो हैं ही नहीं, वो अकेला ही है आदमी, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्क्वालीफाई ना हो। कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्क्वालीफाई के अकॉर्डिंग ही उसको बना रहे होंगे। डिस्क्वालीफाई में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। मान लीजिए हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है। क्या है कि हमने किसी का अपहरण करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो लॉफुल नहीं है, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर कोई मान्यता नहीं दी जा सकती। उसके बाद जो चौथा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में देखिए क्या कहा गया है। कंसिडरेशन में क्या कहा गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि हमको रिटर्न में वापस मिलने चाहिए जिसका प्रॉमिस किया गया है। ये नहीं है कि हमने जो चीज़ें कंसीडर की हैं, जो एक दूसरे के बीच में जो प्रॉमिसेस हुए हैं, वो प्रॉमिस में वो चीज़ हमें नहीं मिली। तो इस चीज़ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्शंस, यहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशंस होने चाहिए, ऑब्जेक्शंस होने चाहिए। ये सेक्शन 23 में बताया गया है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्शंस। अब लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्शन को कैसे समझते हैं? इसको समझने के लिए आप सेक्शन 23 अगर देखेंगे तो यहाँ पर बताया कि कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो लॉफुल नहीं है, वो ऑब्जेक्शनल है, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके लिए हमने अभी आपको बताया कि मान लीजिए हमको किसी का घर चाहिए या हमें मकान ख़रीदना है, मान लो ख़रीदना है, परचेस करना है, तो हम मकान के बदले में उसको क्या दें, कितने ग्राम कोकीन देते हैं। कोकीन ऑब्जेक्शनेबल आइटम है, वो लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है, तो उसके बीच में हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को मान्यता नहीं दी जाएगी, यहाँ पर समझ में आना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ठीक है, उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया। यहाँ पर जो छठा है नॉट एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि ऐसा एग्रीमेंट जो इलीगल है उनको ये समझ लेना नहीं किया सकता है। जैसे अभी आपको हमने बताया था कि मर्डर करने का एग्रीमेंट करना ये लीगल नहीं माना जा सकता, ठीक है।
जिसको आप लोग वर्ड समझ ही नहीं सकते हैं। आपको किसी का मर्डर करने का एग्रीमेंट करना है तो वो एक लीगल नहीं है। यहाँ पर बता दिया कि आप कुछ नॉट एक्सप्रेस वर्ड डिक्लेरेशन, बिल्कुल क्लियर बता दिया गया कि कोई ऐसा डिक्लेरेशन जो लीगल नहीं, उसको नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर दिए गए ये सारे आपने क्लियर किए होंगे, और उम्मीद है कि जो चीज़ हमने आपको बताई है वो समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई इशू आता है तो आप लोग हमारे साथ संपर्क में रहिए। आप लोगों से भी कहते हैं आप कमेंट्स करिएगा, नहीं समझ में आता है उसका रिप्लाई अगर कमेंट्स में ही हो पॉसिबल है तो दिया जाएगा, वरना उसके लिए पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।